आज हम देख रहे हैं सोशियोलॉजी की यूनिट सेकंड, जिसका टॉपिक है समाज। यानी कि अपना चैप्टर सेकंड जो है उसका पहला क्वेश्चन आता है सोसाइटी क्या है। यानी कि समाज से आप क्या समझते हैं, समाज की प्रमुख विशेषता लिखिए। या फिर क्वेश्चन बन जाता है कि समाज की अवधारणा समझाइए एवं उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब हम देख रहे हैं कि समाज क्या है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम समाज की अवधारणा। यानी कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अतः इसमें समाज शब्द का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के समूह या संगठन को ही समाज नहीं कहा जा सकता, जबकि व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को हम समाज कहते हैं। फिर हम देख रहे हैं समाज की डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन दी है मैकाइवर तथा पेज ने। इन्होंने बताया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। सेकेंड डेफिनेशन दी है जिन्सबर्ग ने। इन्होंने बताया है कि समाज मानवीय संबंधों का जाल है। फिर हम देख रहे हैं समाज की विशेषताएं। तो पहला पॉइंट है समाज अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, केवल जिसे महसूस किया जा सकता है। तो हम पहला पॉइंट की डिटेल देखेंगे। समाज अमूर्त है। सामान्यतः लोग समाज को मानव समूह मानते हैं, परंतु वास्तव में समाज अमूर्त है। वास्तव में यह मनुष्य का समूह नहीं, अपितु मनुष्य के वास्तविक संबंधों का समूह है, इसलिए यह अमूर्त है। समाज को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, इसे इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है समाज जीवित प्राणियों का समूह है। जीवन समाज का एक आवश्यक तत्व है। जीवित प्राणी ही एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, मृत व्यक्ति किसी समाज का निर्माण नहीं कर सकते। समाज में समरूपता है, यानी कि समाज का अस्तित्व समान विचारों के द्वारा ही संभव है। यदि ऐसा न हो तो व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है समाज में विषमरूपता है। विषमरूपता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उनके एक अपने उद्देश्य जो होते हैं, उद्देश्य की पूर्ति के जो साधन होते हैं वह सबके अलग अलग होते हैं। जैसे अभी हमने एक पॉइंट देखा है, समाज में समरूपता है, यानी कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं सबका उद्देश्य भोजन प्राप्त करना होता है, परंतु समाज में अगर विषमरूपता है तो इसका मतलब यह है कि भोजन प्राप्त करने का जो साधन है वह सबके अलग अलग है। जैसे कि कोई खेती कर लेता है तो दूसरा नौकरी कर लेता है तो तीसरा व्यापार कर लेता है। इन सभी व्यक्तियों का मुख्य उद्देश्य जो है वह धनोपार्जन और उदर पूर्ति है, जबकि इनकी पूर्तियों का साधन जो है वह भिन्न भिन्न है। अगला पॉइंट है समाज में सहयोग और संघर्ष है। यानी कि मनुष्य में सहयोग और संघर्ष दोनों विधियां बुद्धिमान है। दोनों ही प्रवृत्तियां सहयोग के द्वारा समाज का निर्माण किया जा सकता है, तो संघर्ष के द्वारा समाज का संगठन किया जाता है। सहयोग और संघर्ष परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर समाज में संघर्ष नहीं होता तो समाज का इतना विकास नहीं होता। परस्पर जागरूकता अगला पॉइंट है आपका। जागरूकता का अर्थ है किसी स्थिति के प्रति मानसिक चेतना जागरूक करना। इसी आधार पर हम एक दूसरे से संबंध आबद्ध करते हैं। भौतिक वस्तु में इस प्रकार की जागरूकता नहीं पाई जाती है। अगला पॉइंट है समाज में स्वतंत्रताएं भी होती है। यह स्वीकार किया गया है कि सामाजिक व्यवस्था को उचित प्रकार से चलाने के लिए व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए, परंतु साथ ही व्यक्तियों को स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अगला पॉइंट है समाज की सदस्यता अनिवार्य है। यानी कि कोई भी व्यक्ति समाज की सदस्यता ग्रहण जन्म होते से ही कर सकता है। अगर वह समाज का सदस्य नहीं है तो उसे समाज के द्वारा उचित रूप से सम्मान प्राप्त नहीं होता है, अतः समाज की सदस्यता अनिवार्य है। अगला पॉइंट है समाज की अपने रीति रिवाज और कार्यप्रणाली होती है। प्रत्येक समाज के अपने अपने रीति रिवाज और कार्यप्रणाली इसके लिए होती है क्योंकि हम देखते हैं कोई भी कार्य हर समाज के द्वारा अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से किया जाता है। अगला पॉइंट है समाज का आधारभूत तत्व मनुष्य है। स्वयं मनुष्य ही समाज का आधारभूत तत्व है। सामाजिक संबंध मनुष्य से ही स्थापित होते हैं। बिना मनुष्य के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, वह समाज का आधार है। अगला पॉइंट है समाज अन्योन्याश्रित है। जन्म से ही व्यक्ति किसी न किसी पर आश्रित रहता है, अतः अन्योन्याश्रित मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भोजन व रहने की आवश्यकता तो मनुष्य कर सकता है पूरी, किंतु अन्य कार्य के लिए उसे प्रकृति पर आश्रित होना जरूरी होता है।